देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और देहरादून में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के चैंबर्स भवन की स्थापना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम धामी ने बार एसोसिएशन का शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतज़ार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा अब धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, देहरादून में गीतकार प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में फिल्म बनाने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी। भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से उत्तराखंड में हो चुकी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान में और तेजी लाने के लिए पोस्टर लॉन्च किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता से 7 दिन का समय अभियान को लेकर मांगा गया है। कार्यकर्ता इन 7 दिनों में हर घर जाकर पार्टी का पोस्टर देने के साथ ही स्टिकर लगाने का भी काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान गति पकड़ चुका है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पर मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे लेकिन मोबाइल 1 या 2 लोगों के पास ही होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से इसको आवश्यक हो गया था। उस दिशा में हमने अपनी संख्या हर व्यक्ति तक हम सदस्यता हम पहुंच सके, वो हमारी सदस्य बन सके, इसके कारण आज का ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। और अभी तक हमने लगभग 2.5 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं और धीरे धीरे ये संख्या हमारी अपेक्षाएं हैं उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से धार्मिक यात्रा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी की आज 54वीं काउंसिल की बैठक यहाँ पे हो रही है। मैं उसमें हूँ और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक जो बड़ा निर्णय हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हेलीकॉप्टर सेवा हमारे यहाँ जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ या अन्य जो हमारे तीर्थ स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं
या हमारे धाम जिनको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 5% का जो हमारा स्लैब है वो मान लिया गया है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं आने वाले, क्योंकि हमारे आप जानते हैं 4 धाम यात्रा में बहुत सारे लोग आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको एक इससे लाभ होगा। और हमारा जो मंतव्य है यानी उत्तराखंड का या हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो इसमें आज निर्णय हुआ है। दूसरा जो प्रमुख निर्णय जो मैं कह सकता हूँ, वो जो हमारे यहाँ रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो 3 उनकी जो कैटेगरी थी, उन तीनों को हालांकि फिटमेंट को देने का निर्णय हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर प्रवर समिति का गठन किया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रवर समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को समिति में जगह दी गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान और खजान दास समिति में सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस विधायक ममता राकेश और हरीश धामी के साथ ही बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो सबमिट समय पर रिपोर्ट। और बुलेटिन के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। बेटे भाई मौज कर दी। मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। और उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार 11 विभागों में रिक्त पदों के लिए समूह ग के लिए 4,405 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए यूकेएसएससी ने 15 सितंबर को आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रही, तब से सिर्फ अखबारों में विज्ञापन ही निकलते रहते हैं। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है और 7 सालों में अखबारों को अगर आप उठा करके देखें सिलसिलेवार, हमेशा विज्ञापनबाजी हुई है, बयानबाजी हुई है कि 25,000 पदों पे नियुक्तियां निकलेंगी, अब निकलेंगी, तब निकलेंगी। त्रिवेंद्र जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 3 बार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे, बड़ी बड़ी खबरें छपी कि 25,000 पदों पर वो नियुक्ति करने वाले हैं, लेकिन एक भी नियुक्ति उनके शासनकाल में नहीं हुई। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि हम बहुत ज्यादा नियुक्तियां करने वाले हैं, लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे, रात को 12 बजे मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है 25,000 पदों पर नियुक्ति करने वाला था, लेकिन ये अवसर मुझे नहीं मिल रहा है। उसके बाद धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी जो है वही बात दोहराई कि 25,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, लेकिन आज तक उन 25,000 पदों का पता ही नहीं है उन पर नियुक्ति कब होगी। अब जिन पदों पर नियुक्ति हो भी रही है, विपक्ष के मुद्दा उठाने के बाद, युवाओं के मुद्दा उठाने के बाद, उन पदों पर 7 साल पहले नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी। उत्तराखंड सरकार निकाय और पंचायत दोनों चुनावों की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है। ग्राम पंचायत में परिसीमन के लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सभी 13 जिलों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव का कहना है कि इस बार 50
नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थीं, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण फंसे तीर्थ यात्रियों में से मंगलवार सुबह 4 और शव बरामद हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या अब 5 हो चुकी है, जबकि 3 अन्य घायलों को बाहर निकाला गया है। मृतकों और घायलों में पड़ोसी देश नेपाल के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के यात्री शामिल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से राहत और बचाव कार्य चलाया गया है। तो वहीं मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में बाहरी लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर निगरानी रखने वाली है। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरण ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जो उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ कर बसते हैं, मुख्यतः जो है देहरादून एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर बना है जहाँ काफ़ी जो है बाहरी प्रदेश से लोग यहाँ आकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है मंशा है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, खासकर जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार जो है ऐसे जो क्राइम हुए हैं बड़े, उसमें कई बार बाहरी तत्वों की जो है संलिप्तता दिखाई दी है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय है कि ऐसे लोगों पे जो है उस पर सर्विलांस रखे, नज़र रखे और इनकी जो गतिविधियां, जो बाहरी व्यक्ति जो क्राइम में लिप्त होते हैं, तो पुलिस लगातार जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सत्यापन अभियान का सघन जो है ड्राइव पिछले कुछ समय से लगातार चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है निर्देश के बाद जो है ये अभियान और सख्त कर दिया गया है। जितने भी जो भी ऐसे किराएदार है, बाहरी व्यक्ति जो यहाँ के जो दुकान वगैरह लगाए हुए हैं और जिन्होंने बिना परमिशंस के यहाँ रहते हैं, तो उनका जो है वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और अब देखिए, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के सफल आयोजन के लिए कलेक्ट्रेट रोशनाबाद के सभागार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने स्वच्छता पखवाड़ा की तैयारियों की समीक्षा की, जो 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। मनाया जाना है और ये 14 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। तो इस पखवाड़े में जो है बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। ये 14 सितंबर से लेकर के और लास्ट तक चलेगा सितंबर। तो ये जो है इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें सफाई के कार्यक्रम होते हैं, सफाई मित्रों के शिविर लगाए जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए जाने हैं। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों की सफाई की जानी है और एक ऐसा भी तीर्थ उसमें नियत है जिसमें सभी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के सफाई करेंगे। तो मूल रूप से सफाई का कार्यक्रम है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताते हैं, हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। तो वहीं पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कठोर कानून बनाने की मांग उठाई है। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहू बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं अब आम हो गई हैं। ऐसे में लोगों के अंदर भय का माहौल होना चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित रहे। हाँ, हमारी बेटियां सुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं,
कई चीज, हर चीज का डर है। हम मतलब आदमी नहीं होके भी हम सब जगह, हर जगह आदमी की जगह औरत की जगह चल रहे हैं। और अब अगली खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में नवनियुक्त सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने सीडीओ के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। तो वहीं इस बीच सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि मुख्यालय से बाहर मौजूद एसडीएम को हमने ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा हुआ था और इस बार जनता दरबार में सभी तहसीलों से कुल 95 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाकी शिकायतों के लिए अगले जनता दरबार तक की डेडलाइन दी गई है, जिसमें कुछ कार्रवाई कर हम शिकायतकर्ता को रिपोर्ट साझा करेंगे। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि हर मंडे को यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता है। उसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे जुड़े हुए थे और जो हमारे मुख्यालय से बाहर थे उनको हमने ऑनलाइन जोड़ा हुआ था, स्पेशली एसडीएम्स को। तो आज सभी तहसीलों से, सभी ब्लॉक से हमारे कम से कम 95 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, जिसमें से 2 का हमने मौके पर निस्तारण कर दिया है और बाकी एप्लीकेशंस की हमने डेडलाइन दे दी है कि जो नेक्स्ट आपका जनता दरबार होगा उससे पहले कुछ ना कुछ कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट सेंड कर देंगे, ताकि हम संबंधित जो एप्लीकेशन करता है उसको हम डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो ये हमने इस बार निर्देश दे दिए। अब अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विष्णु घाट रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। हालांकि पानी का बहाव तेज होने की वजह से लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई। देवभूमि के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों के लिए नया सर्किट शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद सैलानियों को मशहूर प्रकृति प्रेमी और लेखक जिम कॉर्बेट की जिंदगी से रूबरू कराना है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों के लिए नया सर्किट शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद सैलानियों को मशहूर प्रकृति प्रेमी और लेखक जिम कॉर्बेट की जिंदगी से रूबरू कराना है। नया सर्किट कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालाडूंगी में है। ये सैलानियों को जिम कॉर्बेट की किताबों में जिक्र की गई जगहों पर ले जाएगा। ये टूरिज्म को कालाडूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है, जहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाडूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहाँ के आयन फाउंड्री और बौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहां पे सान्नी चौड़ या भूमका चौड़ में जहां उन्होंने पवलगढ़, बैचलर पवलगढ़ को मारा था, तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है, जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी की कोशिश सैलानियों को उस रोमांच का एहसास कराना है जो जिम कॉर्बेट के समय थी। आसपास के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे सैलानियों को अनूठा अनुभव होगा और उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तो ये जो जोन खुल रहा है कॉर्बेट हेरिटेज सफारी, इसको नाम दिया गया है। 2001 में इको पर्यटन यहाँ पर शुरू हुआ, तो इको पर्यटन के तहत वन विभाग के द्वारा यह जोन यहाँ पर खोला जा रहा है। तो ये अपने आप में यूनिक सा जोन है। इसमें जो है जिम कॉर्बेट की जो कहानियां हैं, जो जिम कॉर्बेट अपने किताबों में लिखा हुआ है, चाहे जंगल लॉर पढ़ लें या माई इंडिया पढ़ लें या मैनिटोस ऑफ कुमाऊं पढ़ें, उसमें बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं यहाँ के जंगलों की। तो रियल जो जिम कॉर्बेट की जो लेगेसी है और जिम कॉर्बेट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर्यटकों को जानने को मिलेगा और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। ब्रिटिश जिम कॉर्बेट को भारत में जंगली जानवरों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। कॉर्बेट नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का शिकार में माहिर थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना जीवन जंगली जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी लिखी किताबें भी मशहूर हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट के जंगल में अनुभवों और रोमांच के बारे में जानकारी मिलती है। उधम सिंह नगर में नर्स के साथ कथित रेप हत्या से लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते लोगों ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए रैली निकाली।
इसी पर देखिए रिपोर्ट। आठ अगस्त को बिलासपुर जो क्षेत्र है यूपी का, वहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी आइडेंटिफिकेशन जब की गई बिलोंगिंग से, तो ज्ञात हुआ कि ये उसी गुमशुदा महिला का शव है। जब हमारी टीम इसमें विवेचना में जुड़ी तो 14 अगस्त को जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई थी इसमें, और उसे रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से। इसके बाद एक हमारे जनपद में एक एसआईटी गठित की गई थी जो इसकी विवेचना कर रही थी। इसमें हमारे एसपी क्राइम थे, एसपी सिटी थे, और मैं इसमें टीम प्रभारी के रूप में काम कर रही थी। इसमें हमारे द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। जो भी कार्यस्थल था महिला का, उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ की गई थी। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और साथ ही साथ पूरा टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देखिए, उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर देहरादून में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने की। और बैठक में कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। वहीं बैठक के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। इसमें माननीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सह प्रभारी साहब और विक्रम भाई और ज्योति रौतेला जी जो हमारी हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, NHY के अध्यक्ष हरक सिंह जी, सभी वरिष्ठजन वहाँ थे। और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें खासकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध बने हैं और हम पहले नंबर पर आए हैं। एक मजबूत था वो ये है कि एक तो ISBT में जो घटना घटी और माइनर के साथ जो हो रहा है, साथ में चंपावत वाले घटना से कोई सबक सरकार ने नहीं लिया, मेरा ऐसा मानना है। एक कमज़ोर केस के चलते हुए मंडल अध्यक्ष जो है जमानत में बाहर हुए, और सल्ट के केस में भी ये देखने को आया, जो माइनर के संग जो कुछ भी हुआ, जो आप लोगों ने दिखाया सुनाया, उसका मेडिकल 7वें दिन में हुआ। और जो मेडिकल टर्म्स को जानते हैं वो जानते हैं कि 7 दिन के बाद अगर किसी का मेडिकल होगा किसी बच्ची का, तो उसके क्या परिणाम आएंगे, क्या उसका मेडिकल रिपोर्ट्स कहेंगी, आप सब समझते हैं। तो उस बिना पर आज वो भी जो है जमानत पे बाहर आ गया है। तो ये संगठित अपराध है। अगर अंकिता के अपराधी को VIP को पकड़ लिया होता, कमरे को VIP ना बताया होता और सबूतों के संग छेड़छाड़ नहीं हुई होती, तो शायद आज कार्यकर्ताओं का और जो इनके जो संगठन के लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होती वो ऐसे अपराध करें। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल